Hello students, welcome online classes Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajanganj. Today I will discuss class 11 Physics Chapter 1 Physical Word. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे फिजिकल वर्ड्स का। फिजिकल वर्ड्स में हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्वेश्चन है फिजिकल वर्ड। पहला क्वेश्चन दिया कि सम ऑफ द मोस्ट profound statement on the nature of the science have come from Albert Einstein, one of the greatest scientists of all time. What do you think did Einstein means when he said the most incomprehensible things about the world is that incomprehensible? तो स्टूडेंट चूँकि फिजिकल वर्ड्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये हमारा थीसिस है, एक ओपिनियन है, अपना साइंटिस्ट ने अपना ओपिनियन दिया हुआ है। तो उसमें आंसर होता है कि द फिजिकल वर्ल्ड व्हेन सीन बाय द ए लाइमैन प्रेजेंट अस विथ सच ए वाइड डाइवर्सिटी ऑफ द थिंग्स इट सीन इनकम्प्रेहेंसिबल एज इफ इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड. By study and analysis, the scientists find that the physical phenomena from the atomic to astronomical range can be understood in the term of only a few basic concepts. Otherwise, the physical world become comprehensible, and it is what is meant by the Einstein statement made above. तो जैसे मान लो कि जैसे यह है क्या है, एक डस्टर है, तो इसको हमारा ओपिनियन क्या, हम इसको कैसे क्या इसको हम किसके विषय में क्या कर सकते हैं. कोई सकता है कि ये सॉलिड ट्रू है, कोई सकता है इट इज़ द मेड मैन बाय वुड, ये भी सही है. कोई कह सकता है कि दे आर द टेक यूज द इरेज द क्लीन द बोर्ड्स, ये भी राइट है. तो दैट मीन्स एक डस्टर है, तो इसका हम अपना क्या क्या इस पर व्यू, अपना क्या क्या हम कॉन्सेप्ट दे सकते हैं. तो ये फिजिकल वर्ड्स में साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है. उन्होंने अलग अलग फिनोमेना को कैसे अलग अलग क्राइटेरिया में डिफाइन किया है, तो उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि एवरी ग्रेट फिजिकल थियरी स्टार्ट एज ए हॉर्से एंड एंड ऑफ ए डोगमा. ये साइंटिस्ट हैं. Give some example from the history of the science of the validity of this in civics remarks. तो इसमें अगर द स्टेटमेंट इज द ट्रू, ये जो कथन है वो क्या है, सही है. फॉर एग्जाम्पल इन एंशिएंट टाइम द प्लूटोमी postulates that earth is the stationary and all the heavenly body like sun, star, planet are revolving around earth. ये पहला कॉन्सेप्ट था जिसे हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं. तो उसमें पहला जो कॉन्सेप्ट आया तो उसमें क्या कहा गया कि अर्थ इज़ द फिक्स्ड एंड अदर हेवी सेलेस्टियल बॉडी आर द मूव अराउंड दिस. लेकिन गैलीलियो ने आया जब अपने कॉन्सेप्ट को रखा तो वह कुछ रॉन्ग हुआ. तो उसी तरह से हम लोग इसमें थेसिस करते हैं. जैसे बताया शुरू में हमने बताया था कि एक डस्टर है, इसको हम अपने कितने व्यू से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो फिजिकल वर्ड का भी कॉन्सेप्ट हमारा कुछ ऐसा ही होता है कि व्हाट इज़ द योर व्यू, हम इसमें अपना व्यू कैसे रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस, हम साइंस के अकॉर्डिंग उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो उसी में सेकेंड क्वेश्चन का द स्टेटमेंट इज़ द ट्रू. फॉर एग्जाम्पल इन एंशिएंट टाइम द प्लॉटमी postulate that the earth is stationary and all the heavy body like sun, star, planet revolving around the earth. Later an Italian scientist Galileo postulate that the sun is stationary and earth revolving around the planets is revolving around the sun. तो गैलीलियो ने जब आया तो उसने कहा कि नहीं, सन कांस्टेंट है एंड अदर प्लैनेट्स दे आर द रिवॉल्विंग अराउंड द सन. तो गैलीलियो वाज द पनिश्ड. गैलीलियो इज द थियरी by them and authorized to the a spreading wrong concept. तो जब इसने ये बताया तो वहाँ के लोगों ने उसको क्या किया कि यह एक बहुत गलत मैसेज दे रहा है कि जो दिख रहा है कि दे आर द पोजिशन भी चेंज हो कर रहा है कि वह अपनी जगह पर फिक्स है और अर्थ जो फिक्स हो कर रहा है क्या रोटेट है. तो इस तरह के लोगों ने वहाँ पे जो लोकल पर्सन थे उन्होंने क्या किया, गैलीलियो को फांसी दे दी, हैंग कर दिया. तो गैलीलियो वाज द पनिश्ड,
Galileo theory and now it is no more than a dogma. तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आया। तो जब उसने आया तो गैलीलियो किसी कॉन्सेप्ट लेकर के न्यूटन्स ने अपने कुछ कॉन्सेप्ट लिए। न्यूटन ने कॉन्सेप्ट लिया किससे? केपलर से लिया। तो केपलर दे आर द पर्सन, दे आर द गिवन फर्स्ट थेसिस अबाउट द प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर्स पहला व्यक्ति था जो रिटेन प्लैनेटरी सिस्टम के विषय में कुछ रिटेन बात किया। उससे क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। सिमिलरली साइंस इज़ द आर्ट ऑफ द सॉल्युबल। एक्सप्लेन दिस ब्यूटीफुल एब्जॉर्प्शन ऑन द नेचर एंड प्रैक्टिस ऑफ द साइंस। तो इसमें हम लोग बताते हैं कि इट इज़ वेल नोन दैट द know that to the win over votes politician would make anything and everything possible even when they are least sure of the same. That is why we say that the politics is the art of possible. तो जैसे पॉलिटिक्स क्या है और कह रहा है कि उसके रेफरेंस में हम साइंस को कैसे लें। तो जैसे आजकल आप देख रहे हैं जो पेंडेमिक हमारा जो चल रहा है कोविड-19 का, तो पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस है, इंडिया में भी क्राइसिस है। लेकिन इंडिया में देखिए क्या है, जैसे पॉलिटिशियन लीडरशिप आप देखते होंगे, कभी टीवी डिबेट होता है तो उसमें लगता है कि जैसे सारी सुविधाएं आपके घर तक पहुंच गई हैं। तो दैट मीन्स दे आर द ए आर्ट ऑफ द पॉलिटिकल मैन। दे आर मैनेज टू द सोसाइटी ओनली बाई टॉकिंग, बातों से, बट नॉट ऑन द ग्राउंड आर फैक्ट्स। जबकि ग्राउंड पे ऐसा नहीं है, लेकिन वह स्क्रीन पर आकर के आपके बीच ऐसा बात करेगा जैसे कि कंट्री के हर पीपल की उसने प्रॉब्लम क्या किया है, सॉल्व कर लिया है। तो दैट मीन्स ये आर्ट ऑफ द पॉलिटिशियन, ये एक पॉलिटिशियन का आर्ट है। दैट मीन्स और यह आर्ट उसके पास क्या है, दे आर द गेटिंग द वोट्स ऑफ द पीपुल, ताकि जब इलेक्शंस टाइम हो तो इलेक्शन टाइम पर उसके बातों के बिहाफ पर आप ये डिसाइड कर सकें कि दैट मीन्स विच पार्टी इज़ द बेटर एंड यू आर गिवन द इजली वोट्स टू द पर्सन और पार्टीज। तो उसी तरह से साइंस भी हमने शुरू में बताया था कि साइंस इज़ द फिलॉसफी और नॉट मैथमेटिक्स। साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, फिलॉसफी है, न कि मैथमेटिक्स है। क्योंकि हम पहले इसमें रीजनल बात करते हैं, इस पर थियरी बात करते हैं, बाद में हम कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। फिजिक्स इज़ द फिलॉसफी, फिजिक्स को हम लोग फिलॉसफी मानते हैं। तो अब इस बात हैं, द स्टेटमेंट दैट द साइंस इज द आर्ट ऑफ द सॉल्युबल implies that a wide variety of the physical phenomena are understood in the terms of the only a few basic concepts. Their appearance to the unity in diversity, as if widely different phenomena are the soluble and can be explained in the term of only a few fundamental law. तो जैसे यहाँ पे एक वर्ड आया डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी जो कि क्या है, बायो का वर्ड है। तो डाइवर्सिटी में क्या हो गया, दे आर द लोकल इन्वायरमेंट्स। अब लोकल इन्वायरमेंट में क्या, हैबिट आ गया, हैबिटेशन आ गया, क्लाइमेट आ गया, सराउंडिंग आ गया। तो दैट मीन्स दे आर द सॉल्युबल। ये सारी चीज़ें उसमें क्या हैं, सॉल्युबल हैं। अब डाइवर्सिटी का हमने मीनिंग कर जैसे मतलब कि और लोकल एरियाज, तो हमारे लोकल एरियाज में क्या है, तो अब हमारा हैबिट क्या है, हैबिटेशन क्या, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन होगा। तो उस सारे चीज़ों का एक्सप्लेनेशन करने के उसने एक वर्ड लाया क्या, डाइवर्सिटी। तो इसलिए साइंस इज अ सॉल्युबल, इसलिए साइंस क्या है, एक सॉल्युबल है। हम छोटी बात करते हैं, जैसे मान लो कि हमारा वर्ड है फिजिकल वर्ड, तो फिजिकल वर्ड क्या, एक रिलेशन है। लेकिन अब फिजिकल वर्ड डिफाइन करता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द फिजिक्स एंड इन इच रीजन्स, कहाँ कहाँ तक, इन सोसाइटी, इन मेडिकल, इन पॉलिटिक्स, इन जोग्राफी, इन एसएसटी। तो हम कहाँ कहाँ पे साइंस यूज कर सकते हैं। तो क्या है, ये साइंस क्या है, सॉल्युबल है। और चौथा क्वेश्चन हमारा है कि थ्रू इंडियन नाउ हैज ए लार्ज बेस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी which is fat expanding. It is still a long way from the realizing its potential of the becoming a world leader in the science. Name some of the important factors which is your view have the hindered
द एडवांटेज ऑफ द साइंस इन द इंडिया। तो इन माई व्यू अगर हम अपनी बात करें तो सम इम्पोर्टेंस फैक्टर्स विच हैव द हिंडर्ड द एडवांटेज ऑफ द साइंस इन इंडिया आर lack of education, poverty, which lead to the lack of the resources and lack of the infrastructure, pressure in increasing population, lack of the scientific planning, lack of the development of work, culture and self discipline। तो ये सारे इंडिया में हैं। तो जैसे अभी बताएं कि अब जैसे अभी पैंडेमिक सीजन चल रहा है, तो जैसे अब इसमें क्या है, जैसे कोरोना हमारा है, तो कोरोना क्या है, ये वर्ल्ड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन ऑफ द इंडियन। तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? तो इसको हम कैसे रोक सकें? जैसे अब दिया जा रहा है इसमें कि यू आर स्टेइंग होम, वेरी मस्ट अर्जेंट टू द कम आउट्स, बहुत अर्जेंट है, बहुत नेसेसरी है, तब आप घर से बाहर निकले। एंड दैट जब स्प्रेडिंग का जो फेज है, तो इसमें कि जब हम सोशल कॉन्टेक्ट से जब दूर रहेंगे तो इसकी स्प्रेडिंग नहीं होगी। जब नहीं होगी तो हमारे पास टाइम मिलेगा, और उस टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीनेशन कर सकते हैं, अदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारी तो यह है कि अब जैसे कि जो केसेस बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट्स दे आर द फेलुअर। तो फेलुअर इसलिए होगा क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेस हैं दे आर द वेरी माइन्यूट कंपेयर टू द नंबर्स ऑफ द पेशेंट। जो हमारे नंबर्स ऑफ पेशेंट्स हैं पेंडेमिक कोविड-19 के, उसके कंपेयर हमारे रिसोर्सेज कम हैं, सो दैट द गवर्नमेंट भी फेलुअर, बट दे आर द गिवन हेल्प टू पर्सन। जैसे मान लो कि हमारी जो स्प्रेडिंग जो चेन है, अगर इसको हम रोक सकें तो रोकने मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स ए सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल बट बी नॉट कंट्रोल, लेकिन नहीं कंट्रोल हो पा रहा है। तो नो, क्वेश्चन नंबर 5 है, no physicists have the ever seen at the electron, yet all physicists believe in the existence of the electron। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन तो कोई नहीं देखा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर विश्वास सब लोग करते हैं। एंड इंटेलिजेंट बट सुपरविजन मैन एडवांटेज दिस द एनालॉजी टू अर्ज दैट द घोस्ट एग्जिस्ट व्हेन द थ्रो नो वन हैज सीन वन, हाउ विल यू रिटर्न दिस आर्गुमेंट्स। तो इसमें कि नो फिजिक्स हैज़ द एवरी सीन एन इलेक्ट्रॉन, यानी हम लोग इतनी पढ़ते हैं, जैसे मान लो क्लास में इतने बच्चे हैं, जैसे मान लो टीचर्स आते हैं बताते हैं कि एटम आर द मेड बाय द 3 मेजर पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब बिलीव करते हैं, मानते हैं। तो ना तो आप देखे हैं ना तो हम देखे हैं, बट दे आर द कॉन्सेप्ट, वो एक कॉन्सेप्ट है। एंड दैट मीन्स द टीचर्स टू स्टूडेंट्स आर ऑल बिलीव। देखे तो नहीं है। अब जैसे कहा जाए हु हैज सीन द विंड, एयर किसने देखा है? तो देखा तो कोई नहीं, लेकिन बिलीव सब करते हैं कि हवा चल रहा है, तेज़ हवा चल रहा है, स्टॉर्म्स है, साइक्लोन्स है। तो इस तरह से अब उसकी स्पीड पर हम लोग उसके अलग अलग नेम देते हैं। तो दैट मीन्स नॉट एनी भी पर्सन सीन बट द बिलीव। देखा तो कोई नहीं, लेकिन विश्वास है, और विश्वास है तो उसी विश्वास को यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये भी हमारा फिजिकल वर्ड का एक कॉन्सेप्ट होता है कि दैट मीन्स नो फिजिस्ट हैव द एवरी सीन, यानी जितने भी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें साइंटिस्ट भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, टीचर भी हैं। तो कुछ लोग तो देखें जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उस लेवल पर, जो कूलिज रेज एक्सपेरिमेंट किए हैं वो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को देख रहे हैं। लेकिन जो नहीं देखे हैं तो ऑन दे आर द कॉन्सेप्ट, उनके कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यस दे आर द पॉसिबल, ये होता है। तो सीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज द ट्रू, but there is no much of the evidence that establish the existence of the electron. On the contrary, there is hardly any evidence direct to indirect to the establish the existence of the ghost। तो ये है कि हम कुछ चीज़ें तो नहीं देखते हैं लेकिन उसको हम मान्यता दिए हैं, उसको मानते हैं। लेकिन फिजिक्स में डिफरेंस है कि हम मान्यता नहीं देते हैं, हम मान्यता तब देते हैं व्हेन दे आर द एक्सपेरिमेंटली प्रूफ। जब वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होता है। अब यह है कि वो प्रूफ करने वाले पर्सन दे आर द वेरी फ्यू, दे आर द टीम ऑफ द पैनल्स ऑफ द साइंटिस्ट, दे आर द शोइंग एंड दे आर द डिस्क्राइबिंग, दे आर द राइटिंग द थेसिस, दे आर द थियरी एंड दे आर द फार्मूला एंड अदर ऑल दे आर द बिलीव एंड रीड। तो दैट मीन्स देखा तो कोई नहीं लेकिन विश्वास सबने किया, तो उसी का कंपैरिजन किसे घोष से किया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है,
The industrial revolution in England and Western Europe more than the 2 centuries ago was triggered by the some key scientific and the technological advances. तो आप लोग चूँकि अगर 9th पढ़े होंगे, शुरू पढ़े होंगे, आप SST पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े होंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार, दे आर द मेजर कॉजेज ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ का ही रिजल्ट था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार आया, और फर्स्ट वर्ल्ड वार में चूँकि फ्रेंच और इंग्लैंड्स ने वो दुनिया पे अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपने इंडस्ट्री ग्रोथ के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जब आगे बढ़े, उसी में हमारा क्राइसिस हुआ और उसी में वर्ल्ड वार जनरेट हुआ। तो अब वही कह रहा है कि द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड एंड वेस्टर्न यूरोप मोर देन द 2 century ago was triggered by the some key scientific and the technological advantage. What are these advantage? तो उसमें द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन in England and Western Europe in the 750 AD was triggered by the some key scientific and technological advantage. Development of the steam engine पहला, क्योंकि जो मटेरियल, जो रॉ मटेरियल का जो कन्वर्जन मटेरियल में हो रहा था तो उसकी ड्राई कर चुकी, उसमें स्टीम इंजन बन चुके थे। ब्लास्ट फार्नेस, भट्टियाँ बन चुकी थी विच कन्वर्ट लो ग्रेड आयरन एंड स्टील, कॉटन which is spreaded to the seed from the cotton 300 times faster than the hands, and power looms are the sum of examples. तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। दे आर द कॉजेज ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड दे आर द मेक द रीजन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इज इट द ऑफ्टन सेड दैट द वर्ल्ड इज द witnessing now a second industrial revolution which will the transfer to the society as the radically as it did the first list some contemporary area of the science and technology which are the responsible for this revolution. तो ये भी फैक्ट है, some of the key concept of the area of the science and technology which may transfer the society radically. उसमें पहला है डेवलपमेंट ऑफ द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एट द रूम टेम्परेचर। सेकेंड कॉन्सेप्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ द सुपर फास्ट कंप्यूटर्स। थर्ड कॉन्सेप्ट आता है इंफॉर्मेशन एक्सप्लोरेशन एंड एडवांटेज इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चौथा किया जाता है डेवलपमेंट इन द बायोटेक्नोलॉजी, और पांचवा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट ऑफ द रोबोट्स। तो ये फैक्टर्स हैं, दे आर द गिवन ए वेरी फास्ट स्प्रेडिंग आर चेंजिंग आवर सोसाइटी। तो हमारी सोसाइटी में जो फास्ट चेंजिंग के ये 5 जो पैरामीटर्स रखे गए थे सामने, इस पे लिया जाता है। इसमें अगला क्वेश्चन हमारा आता है राइट इन अबाउट 1000 वर्ड्स ऑफ द फिक्शन पीस बेस्ड ऑन योर स्पेशलाइजेशन ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द 22nd सेंचुरी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इमेजिन ए स्पेसशिप हेडिंग टुवर्ड्स ए स्टार अबाउट द 100 लाइट ईयर्स अवे। तो अभी हम बात करते हैं कि हम लोग अगले लेसन में आएंगे तो पढ़ेंगे उसमें पैरालैक्स मेथड, कि आज के डेट में हम लोग 100 लाइट ईयर की दूरी तक के डिस्टेंस को आसानी से क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द पैरालैक्स मेथड। तो दे आर द ए कंस्पिरेसी बाई विच वी आर मेजरिंग ए लार्ज डिस्टेंस। जैसे हम लोग पहले मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर की बात करते थे, किलोमीटर की बात करते थे, अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसका, लाइट ईयर, पास्टेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये दे आर द ग्रेटेस्ट यूनिट, बहुत बड़े यूनिट हैं। तो अब कह रहा है कि हम लोग यहाँ से 100 लाइट ईयर तक की दूरी का ऑब्जर्वेशन आज हम लोग पैरालैक्स मेथड से कर सकते हैं। तो दे आर द एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी। ये हमारा टेक्नोलॉजी का क्या है, एडवांटेज है। इट proceeded by the electrical current generated by the electromagnetic induction। अब आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हुआ। इंडक्शन द स्पेसशिप क्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्पेस। हम अपने प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जा रहे हैं, दूसरे मून पे जा रहे हैं। तो दे आर द एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी। है सब क्या है, टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है। स्पेस द करेंट इज द गिवन टू द इलेक्ट्रिक मोटर मेड टू द ए सुपर कंडक्टिंग वायर, thus no energy would be the required to the propagate the spaceship over this entire journey. In a particular region of the space, suppose the temperature become so high that the superconducting property of the wires
of the motors is destroyed. This causes the panic in the spaceship because no power is generated by the motors. In a split second, another spaceship filled with the matter and antimatters stored in the different compartment of the produced energy for the first ship come to its rescue, and the first ship continue in onwards journey. तो जैसे आप देख रहे होंगे कि आजकल आपकी जो फ्लाइट्स हो रहे हैं तो हम फ्यूल रिफिलिंग स्पेस टू स्पेस, हम हवा में ही एक प्लेन से दूसरे प्लेन में क्या करते हैं, फ्यूल रिफिलिंग कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी, ये सब क्या है, एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी है। अब इसी केज में हमारा अगला क्वेश्चन आता है, द अटेम्प्ट ऑफ द फार्मुलेट योर नॉर्मल व्यू ऑन द प्रैक्टिस ऑफ द साइंस। इमेजिन योर सेल्फ स्टबलिंग अपॉन ए डिस्कवरी विच हैज़ द ग्रेट academic interest but is the certain to the have the nothing but dangerous consequence for the human society. How it is all will you resolve your dilemma? तो इसका भी हम कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि साइंस इज द सर्च फॉर द ट्रूथ। इफ ए डिस्कवरी इज फॉर द ग्रेट एकेडमिक इंटरेस्ट बट इज श्योर टू हैव dangerous consequence for the human society, it must be made public. The reveal truth and means to the prevent generation of electric power and also the development of an atom bomb, a weapons of the mass destruction. The humanity at large has to be the educated to use nuclear energy for the peaceful purpose. तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता है कि जैसे आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे लिखने के लिए आता है कि साइंस वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो टेक्नोलॉजी का जहाँ पे एडवांटेज मिलता है तो वहीं पे टेक्नोलॉजी के क्या होते हैं, डिसएडवांटेज भी मिलते हैं। जैसे मान लो डिसएडवांटेज में जो न्यूक्लियर वीपन्स हैं, आज के डेट में जो हाइड्रोजन बम है, परमाणु बम है, इनसे क्या है, इनसे वर्ल्ड को खतरा हो गया है कि दैट मीन्स अगर कहीं भी ब्लास्ट हो गया, किसी भी तरह की अगर कोई दो कंट्री अगर आपस में फाइट किया और कोई अगर यूज़ कर दिया तो दैट मीन्स द पॉपुलेशन आर डाइड। तो अब यह कि टेक्नोलॉजी से जहाँ हमको एडवांटेज हैं वहीं पे क्या है, डिसएडवांटेज भी हैं। तो दैट मीन्स दे आर द श्योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दे आर द ए वेरी क्रूशियल केसेस ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। Thank you student watching the video. Students, after listen this lectures of question answer, you also prepare the notes in your fair copy. Thank you.